कभी कभी इंसान अपनी ही बनाई हुई दुनिया में इतना खो जाता है कि उसे याद ही नहीं रहता जिंदगी की सबसे कीमती चीज़, रिश्ते जो पैसों से नहीं मिलते। हर सफ़र की एक मंजिल होती है, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो मंजिल से पहले ही सब कुछ बदल देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कोरियन फिल्म की जिसने दुनिया को हिला दिया, ट्रेन टू बुसान। एक ट्रेन, सैकड़ों यात्री और मौत से भागती इंसानियत की कहानी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफ़र आपको सिर्फ डर नहीं, प्यार, त्याग और इंसानियत की कीमत भी सिखाएगा। कहानी शुरू होती है कोरिया के एक शांत इंडस्ट्रियल एरिया से। एक ट्रक ड्राइवर बायो जोन से गुजर रहा होता है। चेक पॉइंट पर गार्ड उसे रोकता है। ट्रक ड्राइवर गुस्से में कहता है, अब क्या हुआ? गार्ड हंसकर कहता है, कुछ नहीं, बस बायोटेक डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी सी लीकेज हुई है। ट्रक ड्राइवर थोड़ा आगे जाता है और कहता है, जरूर कुछ न कुछ हुआ होगा। तभी उसका फोन रिंग होता है। वो फोन उठाने वाला ही होता है, तभी उसके ट्रक से कुछ टकराता है। वो उतर कर देखता है, एक हिरन घायल होकर पड़ा है। वो गुस्से में गाली देता है और ट्रक में बैठकर चला जाता है। लेकिन जैसे ही कैमरा उस हिरन पर जूम होता है, उसकी उंगलियां हिलने लगती हैं। वो हिरन धीरे धीरे उठने लगता है। उसकी आंखें सफेद हो चुकी है, यानी वो ज़ॉम्बी बन चुका है। यहाँ से कहानी शुरू होती है ट्रेन टू बुसान की। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर सियोक ऊपर। सियोक इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर। वो फोन पर किसी क्लाइंट को समझा रहा होता है, अभी शेयर मत बेचो, मार्केट गिर सकता है। लेकिन सामने वाला क्लाइंट नहीं मानता। तभी सियोकू अपने एक कर्मचारी किम को बुलाता है और कहता है, सारे शेयर्स बेच दो। किम भी उसे ऑन करता है, सर इससे छोटे ट्रेडर्स को नुकसान होगा। लेकिन सियोकू ठंडे अंदाज में कहता है, क्लाइंट ने कहा है बेचने को, बस उतना करो जितना तुम्हें बोला है। अब ये कौन से शेयर्स थे, इसका मार्केट पर क्या असर होगा, इसका जवाब हमें कहानी में आगे चलकर पता चलेगा। उधर घर लौटते समय सियोकू अपनी बेटी सुहान के लिए गिफ्ट खरीदता है। सुहान के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदता है। कार पार्किंग में वो अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहा होता है और यहीं से हमें पता चलता है उसका अपनी वाइफ से रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। वो दोनों साथ नहीं रहते, उनके बीच काफी टेंशन है। जब सियोकू घर पहुंचता है, वो सुहान को गिफ्ट देता है और खोलने को कहता है। लेकिन गिफ्ट खोलते ही सुहान की नजर पास ही पड़े उसी पुराने गिफ्ट पर जाती है जो सियोकू ने उसे पिछले क्रिसमस पर दिया था। वो नाराज होकर कहती है, मुझे बुसान जाना है, माँ के पास। सियोकू थके हुए अंदाज में कहता है, काम बहुत है, अगले हफ्ते चलते। लेकिन सुहान जिद पर उतर आती है, मैं खुद चली जाऊंगी माँ के पास। ये सुनकर सियोकू हार मान जाता है और कहता है, ठीक है, कल चलते हैं। इसी दौरान सियोकू की माँ उसे समझाती, बुसान जा रहे हो तो अपनी वाइफ से भी बात कर लेना, रिश्ते इतनी जल्दी नहीं टूट। सियोकू चिढ़कर जवाब देता है, मैं सबको तो खुश नहीं रख सकता। इससे हमें पता चलता है वो सिर्फ पैसे और सक्सेस की सोचता है। वो अपनी बेटी की आंखों में अकेलापन वो नहीं देख पाता। उसकी माँ गंभीर होकर कहती है, सुहान आज अपसेट थी क्योंकि तुम उसकी पोइट्री कंपटीशन में नहीं गए। अगर किसी को खुश नहीं कर सकते तो कम से कम उसे दुख भी मत दो। ये सुनकर सियोकू पास ही रखे वीडियो कैमरा में कंपटीशन की रिकॉर्डिंग देखता है, जहाँ सुहान अपने पापा के लिए गाना गा रही होती है। लेकिन गाते गाते वो रुक जाती और बाकी बच्चे उस पर हंसने लगते। सियोकू के चेहरे पर गिल्ट झलकता है। वो अपनी बेटी को बुसान छोड़ने का फैसला करता है। वो नहीं जानता ये सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। अब सुबह सुहान और उसके पिता स्टेशन के लिए निकलते हैं। स्टेशन पहुंचते ही वो लोग बुसान जाने वाली ट्रेन में बैठते। ट्रेन में हर तरह के लोग हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी और उसका केयरिंग हस्बैंड सांगह्वा, कुछ बेसबॉल प्लेयर्स जिसमें योंगुक और उसकी गर्लफ्रेंड जेनी है, एक सेल्फिश बिजनेसमैन योनसुक और दो ओल्ड लेडी। ट्रेन चलने से ठीक पहले एक लड़की भागती हुई ट्रेन के अंदर घुसती और गेट बंद हो जाता है। ट्रेन अब चल पड़ी है, लेकिन मौत भी अब साथ चढ़ चुकी है। ट्रेन अब फुल स्पीड पर है। तभी वो सेल्फिश बिजनेसमैन क्रू मेंबर से कंप्लेंट करता है, वॉशरूम में कोई आदमी कब से घुसा है, बाहर ही नहीं आ रहा है। क्रू मेंबर वॉशरूम चेक करने जाता है। अंदर एक होमलेस आदमी छुपा हुआ होता है, जैसे वो अपनी जान बचाने के लिए भागकर यहाँ आ गया हो। सुहान भी वहां जाती है। इसी वक्त ट्रेन के दूसरे कोने में वो घायल लड़की लड़खड़ाते हुए ट्रेन के अंदर चल रही होती है। क्रू मेंबर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है और अगले ही पल क्रू मेंबर पर हमला कर देती है। वो लड़की अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और कुछ ही सेकंड में क्रू मेंबर भी ज़ॉम्बी बन जाती है। अब वो ज़ॉम्बी ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स पर अटैक करने लगते हैं। पूरे ट्रेन की बोगी में अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच सियोकू को उसके एम्प्लॉय किम का कॉल आता है। वो बताता है सिटी में इमरजेंसी सिचुएशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
ये सुनते ही सियोकू पलटकर सुआन की सीट देखता है। सुआन वहां नहीं होती। वो घबरा कर उसे ढूंढने लगता है। क्रू मेंबर सबको भागने को कहता है, लेकिन वो खुद भी इन्फेक्ट होकर ज़ोंबी बन जाता है। अब पूरी बोगी में ज़ोंबी सियोकू के पीछे भागते हैं। वहां उसे सुहान दिखती है। सुहान को उठाकर वो दूसरी बोगी में भागता है। रास्ते में वो देखता है वो प्रेग्नेंट लेडी का हस्बैंड सांगहुआ एक इन्फेक्टेड आदमी से लड़ रहा होता है। उन्हें अभी तक पता नहीं होता कि असल में क्या हो रहा है। सियोकू कुछ नहीं बोलता, बस अपनी बेटी को लेकर दूसरी बोगी में चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। यहाँ हमें सियोकू का सेल्फिशनेस दिखता है। इन्फेक्टेड लोग सांगहुआ और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ के पीछे भागते। सांगहुआ उसकी वाइफ जैसे तैसे दरवाजा खोलकर दूसरे कंपार्टमेंट दूसरे बोगी तक पहुंच जाते हैं। वो गुस्से में सियोकू से लड़ने लगता है। दोनों के बीच बहस होती है। सांगहुआ की वाइफ बीच में आकर उसे शांत करती है। ट्रेन में बैठे लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। इसी बीच सियोकू को उसकी माँ का कॉल आता है। वो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुकी है। वो अपने आखिरी वक्त में है। बस इतना कहती है, सुआन का और उसकी माँ का ख्याल रखना, और कॉल कट हो जाता है। प्रेसिडेंट सिटी में इमरजेंसी लगा देते हैं। पूरा शहर तबाही में डूब चुका होता है। सियोकू अपनी वाइफ को कॉल करता है, पर वो सियोकू का कॉल नहीं उठाती। ट्रेन का कैप्टन अनाउंस करता है ट्रेन का आखिरी स्टेशन डेगू होगा, वहाँ आर्मी मौजूद है, वहाँ आप लोग सेफ होंगे। लेकिन सियोकू सेल्फिश बिजनेसमैन को फोन पर बोलते हुए सुन लेता है डेगू सेफ नहीं है। ये सुनकर सियोकू अलर्ट हो जाता है। वो उसके पहचान वाले ऑफिसर को कॉल करता है और उसे पता चलता है जहाज से उसे पता चलता है स्टेशन पर उतरते ही सबको क्वारंटाइन किया जाएगा। ऑफिसर उसे मेन गेट से आने से मना करता है और यही सारी बातें होमलेस आदमी भी सुन लेता है। अब सब लोग देगू स्टेशन पर उतरने लगते। सियोकू बिना किसी को बताए दूसरे गेट की तरफ बढ़ने लगता है। इसी बीच सेल्फिश बिजनेसमैन ट्रेन के कैप्टन के पास जाकर कहता है बुसान चलिए, देगू के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और यहाँ भी वायरस फैल चुका है। कैप्टन हाँ बोलता है और बाकी लोगों को भी साथ चलने को बुलाने लगता है। यहाँ सियोकू बिना किसी को बताए दूसरे रास्ते से निकलने लगता है, लेकिन उनके पीछे पीछे वही होमलेस आदमी आ जाता है और धीमी आवाज में कहता है मुझे भी बचा लो। सुहान ये सुनती है और रुक जाती है और कहती है बाकी लोगों को भी अपने साथ ले लो। लेकिन सियोकू सिर्फ अपनी और अपनी बेटी की सेफ्टी के बारे में सोचती है। यहाँ सुहान का दिल टूट जाता है। वो रो पड़ती है और कहती है आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, इसीलिए मम्मी आपको छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ जो लोग मेन गेट से जा रहे होते हैं उन्हें आर्मी तो दिखाई देती है, पर वो ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुकी हो और इंसानों को देखते ही ज़ॉम्बी आर्मी सब पर हमला कर देती। फिर से चीख पुकार मच जाती है। सब लोग जान बचाकर वापस ट्रेन की तरफ भागते हैं। सियोकू भी ट्रेन की तरफ दौड़ता है। वहां वो देखता है एक इन्फेक्टेड आर्मी मैन सुआन पर हमला कर रहा होता। तभी सांगहुआ आगे आता है और सुआन को बचा लेता है। अचानक एक इन्फेक्टेड आर्मी मैन सियोकू ऊपर कूद पड़ता है, लेकिन होमलेस आदमी उसकी जान बचाता है। अब सब लोग ट्रेन की तरफ जाते हैं। उनके पीछे इन्फेक्टेड आर्मी पूरी तरह ज़ॉम्बीज बनकर टूट पड़ी है। सेल्फिश बिजनेसमैन क्रू को ट्रेन चालू करने के लिए कहता है। बेसबॉल टीम की एक लड़की जीनी वो कहती है मेरे दोस्त अभी बाहर है, लेकिन क्रू मेंबर फिर भी कैप्टन को ट्रेन चालू करने का ऑर्डर दे देता है। सियोकू और सांगहुआ जैसे तैसे ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उनके साथ बेसबॉल टीम का प्लेयर योंगबुक भी चढ़ जाता है। ट्रेन चल पड़ती है, पर सियोकू अपनी बेटी से अलग हो जाता है। सांगहुआ अपनी प्रेग्नेंट वाइफ से अलग हो जाता है। सांगहुआ अपनी वाइफ को कॉल करता है। योंगबुक अपनी गर्लफ्रेंड जिनी को कॉल करता है और कहता है सब मारे गए, मैं ही बच पाया हूँ। सियोकू को पता चलता है सुआन सांगहुआ की वाइफ के साथ है बोगी नंबर 13 में एक टॉयलेट के अंदर छुपी। अब तीनों बैठकर प्लान बनाते हैं। योंगबुक कहता है बचे हुए लोग बोगी नंबर 15 में, हम पहले बोगी नंबर 13 में जाकर उन्हें बचाते हैं, फिर सबको 15 में ले जाएंगे। सियोकू, सांगहुआ और योंगबुक तीनों बोगी नंबर 13 की तरफ बढ़ने का फैसला कर ज़ॉम्बीज से लड़ते हुए एक एक बोगी पार करते हुए जब ट्रेन टनल से गुजरती है तब उन्हें पता चलता है ज़ॉम्बीज अंधेरे में देख नहीं पाते। सियोकू मोबाइल मैप में चेक करता है नेक्स्ट टनल कब आने वाला है। जब टनल आता है तब इसी अंधेरे का फायदा उठाकर वो बोगी नंबर 13 में अपनी फैमिली तक पहुंच जाते हैं। अब सियोकू, सुआन, प्रेग्नेंट लेडी, योंगबुक और होमलेस आदमी और एक ओल्ड लेडी बोगी नंबर 13 से 15 की तरफ निकल। सियोकू फिर से मैप चेक करता है नेक्स्ट टनल कब आएगा। वो लोग फिर से नेक्स्ट टनल कब आएगा उसका वेट करते हैं। बोगी नंबर 15 में जिनी क्रू मेंबर से कहती है मेरे दोस्त आ रहे, दरवाजा खोलो। लेकिन सेल्फिश बिजनेसमैन अपोज करता है वो लोग इन्फेक्टेड होंगे, दरवाजा मत खोलो।
ओल्ड लेडी की बहन रिलैक्स होकर सब देख रही होती है। उसे नहीं पता वह उसकी बहन भी है। मतलब जब तक इंसान के अपनों पे कुछ बात नहीं आती तब तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सियोकू और बाकी लोग चिल्लाते हैं दरवाजा खोलो, लेकिन कोई नहीं मानता। योंगुक गुस्से में दरवाजा तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ सांगहुआ ज़ोंबीज को रोक रहा होता है। तभी एक ज़ोंबी उसे काट लेता है। वो अपनी वाइफ को देखकर कहता है चले जाओ, मुझे छोड़ दो। वो अपनी जान देकर सबको बचा लेता है। बचे हुए लोग बोगी नंबर 15 में घुस जाते हैं, लेकिन ओल्ड लेडी भी पीछे रह जाती है और उसकी बहन उसे इन्फेक्ट होते हुए देख सियोकू मजबूरी में दरवाजा बंद कर देता है। अब गुस्से में सियोकू सेल्फिश बिजनेसमैन को पीटता है, क्योंकि उसकी वजह से सांगवा और ओल्ड लेडी इन्फेक्ट हुई। पर सेल्फिश बिजनेसमैन उन पर ही चिल्लाता है और क्रू मेंबर से कहकर उन्हें अगली बोगी में भेज देता है। सियोकू, सुआन और बाकी लोग अगली बोगी में चले जाते हैं। योंगुक के साथ जिन ही भी अगली बोगी में चली जाती है। ओल्ड लेडी की बहन अंदर से टूट चुकी होती है। वो अपनी सिस्टर को ज़ॉम्बी बनते हुए देख चुकी होती है। उसे याद आता है जब दरवाजा खोलने के लिए वो रो रहे थे, अब किसी ने नहीं खोला। वो खुद को दोषी मानती है और जाकर ज़ॉम्बीज वाली बोगी का दरवाजा खोल देती है। ज़ॉम्बीज बोगी 15 में घुस जाते हैं। सियोकू और बाकी लोगों को बस चिल्लाने की आवाज आती है। सियोकू अपनी बेटी से वादा करता है तुम अपनी माँ के पास जरूर जाओगी। वो अपनी वाइफ को फिर से कॉल करता है, लेकिन वो अब भी फोन नहीं उठाती। इसी बीच किम का कॉल आता है और यह मूवी का सच सामने आता है। जिस स्टॉक को सियोकू मूवी के स्टार्ट में बेचने से मना कर रहा था, उस कंपनी ने स्टॉक बेचने की वजह से वायरस को फैला दिया। ये सुनकर सियोकू रो पड़ता है। उसे लगता है जो कुछ हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो खुद है। तभी ट्रेन को एक झटका लगता है। ट्रेन रुक जाती है। कैप्टन अनाउंस करता है आगे ट्रेन की पटरी टूट चुकी है, अब हमें दूसरी ट्रेन में शिफ्ट होना होगा। जो भी बचे सब वहां चले आए। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें सेल्फिश बिजनेसमैन भी सुन रहा होता। वो एक क्रू मेंबर के साथ टॉयलेट में छुपा है। मौका मिलते ही वो क्रू मेंबर को उसकी चालाकी से ज़ॉम्बीज के बीच फंसा देता है और खुद बाहर निकलकर बुसान जाने वाली ट्रेन की तरफ भागने लगता। अब सियोकू, सुआन, प्रेग्नेंट लेडी, होमलेस आदमी योंगुक और उसकी गर्लफ्रेंड जेनी नीचे उतरते हैं। लेकिन जैसे वो उतरते हैं पीछे से एक ट्रेन आकर एक ट्रेन से जोर से टकराती है। इस टक्कर में सियोकू, उसकी बेटी, प्रेग्नेंट लेडी और होमलेस आदमी ट्रेन के नीचे दब जाते हैं। सियोकू बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ योंगुक और जीनी दूसरी ट्रेन में चढ़कर दूसरी साइड उतर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सेल्फिश बिजनेसमैन हाँफता हुआ वहां पहुंचता है और जिन ही को धक्का देकर पीछे खड़े ज़ॉम्बीज की तरफ फेंक देता है। योंगुक उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन देर हो चुकी होती। जिनी को ज़ॉम्बी काट लेता है। जिनी इन्फेक्टेड हो चुकी है। वो ज़ॉम्बी बनकर योंगुक को काट लेती है और वो ज़ॉम्बी बनकर योंगुक को काट लेती है। सेल्फिश बिजनेसमैन बिना पीछे देखे बुसान जाने वाली ट्रेन की तरफ भाग जाता है। ज़ॉम्बीज उसके पीछे लगे होते। वो ट्रेन की पटरी से टकराकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर ट्रेन का कैप्टन उसे बचाने के लिए उतरता है, लेकिन सेल्फिश बिजनेसमैन उस कैप्टन को भी ज़ॉम्बीज के हवाले कर देता और बुसान जाने वाली ट्रेन की इंजन में घुस जाता है। इधर सियोकू को होश आता है। वो अपनी बेटी, प्रेग्नेंट लेडी और होमलेस आदमी को बचाने की कोशिश करती, लेकिन ऊपर पड़ी ट्रेन से ज़ॉम्बीज शीशा तोड़कर नीचे कूदते हैं। होमलेस आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना प्रेग्नेंट लेडी और सुआन को बचाता है। ज़ॉम्बीज उसे काट लेते हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब सियोकू, उसकी बेटी और प्रेग्नेंट लेडी ट्रेन के इंजन की तरफ भागते। पीछे ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे होते। किसी तरह तीनों इंजन में चढ़ जाते, लेकिन वहाँ सेल्फिश बिजनेसमैन पहले से मौजूद होता है, लेकिन वो भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है। वो ज़ॉम्बी बनकर सियोकू ऊपर हमला करता है। सियोकू उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन जाते जाते वो सियोकू के हाथ में काट लेता है। अब ये तय हो चुका होता है सियोकू भी कुछ देर में ज़ॉम्बी बन जाएगा। सियोकू अपनी बेटी और प्रेग्नेंट लेडी को ड्राइविंग सीट पर बिठाता है और अपनी बेटी को आखिरी अलविदा कहता है। सुआन रोते हुए मना करती है, लेकिन सियोकू जानता है अब उसके पास वक्त नहीं है। वो रोते हुए अपनी बेटी को याद करता है, फिर ट्रेन से कूद जाता है। प्रेग्नेंट लेडी और सुआन बुसान पहुंचती है। चारों तरफ सिर्फ लाशें बिखरी होती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, दो आर्मी स्नाइपर उन्हें देख लेते हैं। स्नाइपर अपने ऑफिसर से पूछता है। ऑफिसर उन्हें शूट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी सुआन रोते हुए वही गाना गाने लगती है जो उसने अपने पापा के लिए पोएट्री कंपटीशन में गाया था। ये सुनकर आर्मी के लोग रुक जाते और उन्हें बचा लेते। इसी इमोशनल एंडिंग के साथ प्रेग्नेंट लेडी और सुआन बच जाती है। दोस्तों, ट्रेन टू बुसान हमें सिखाती है कि जब दुनिया खत्म होने लगती है तो सिर्फ एक चीज बचती है, प्यार। इसीलिए अपने लोगों की फिक्र करो, क्योंकि जब सब कुछ चला जाएगा वही फिक्र, वही यादें तुम्हें जिंदा रखेगी। ट्रेन टू बुसान सिर्फ एक ज़ॉम्बी मूवी नहीं है,
एक कहानी है इंसानियत, प्यार और त्याग, जहाँ कुछ लोग जान बचाने के लिए दूसरों को छोड़ देते हैं, वही कुछ अपनी जान देकर दूसरों को जीवन दे जाते हैं। सियोकू, सांगहुआ और होमलेस आदमी, इन तीनों ने सिखाया कि असली हीरो वो नहीं होता जो सबको हराए, बल्कि वो है जो किसी के लिए खुद को मिटा दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, अगर तुम्हारे सामने ऐसी कोई स्थिति आए तो क्या तुम खुद को बचाओगे या दूसरों को।